नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल बीते हुए कल में हमने आपको अपने सिक्कों का इतिहास जो रहा था उसका पार्ट फर्स्ट दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको सिक्कों का इतिहास का पार्ट सेकंड दूंगा। उसी संदर्भ में सिक्कों के इतिहास का पार्ट सेकंड लेके मैं आया हूं। अब हमें ये देखना है कि सिक्कों का इतिहास जो रहा था वो सिक्कों के इतिहास को सबसे पहले 5वीं सदी में हमें भारत में सिक्के का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक मैंने कल आपको बता दिया। उससे आगे हम देखते हैं तो पाते हैं कि हमने कल बताया था आपको कि ग्रीक, बैक्ट्रियन यानी हिंद यवन और कुषाणों के समय में सिक्कों के इतिहास को देखा गया है। ग्रीक बैक्ट्रियन शासकों ने, हमने बताया था कि ग्रीक बैक्ट्रियन शासकों ने प्रथम बार तिथि युक्त, लेख युक्त तथा मानवीय आकृति युक्त अपने देवी देवताओं के चित्र युक्त सिक्के जारी किए थे। ग्रीक बैक्ट्रियन शासकों ने अपने सिक्कों पर खरोष्टी और यूनानी लिपि का प्रयोग किया था। खरोष्टी लिपि वह लिपि होती है जिसमें दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है। ग्रीक बैक्ट्रियन यानी जिन्हें हम हिंद यवन कहते हैं, इनमें इनका प्रमुख शासक मिनांडर हुआ था जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, वो भी द्वितीय सदी ईसा पूर्व में। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सोने के सिक्के जारी करने वाला सबसे पहला शासक कौन था? तो ये था ग्रीक बैक्ट्रियन मिनांडर। इसने सोने के सिक्के जारी किए थे और वो भी द्वितीय सदी ईसा पूर्व में। ग्रीक बैक्ट्रियन शासकों के बाद कुषाणों ने सिक्कों के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया था। कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम शुद्ध मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए थे तथा बहुतायत मात्रा में चांदी के सिक्के जारी किए थे। ये सभी घटनाएं हम कल आपको बता चुके हैं कि मौर्योत्तर काल में हुई थी। जिस तरीके से ग्रीक बैक्ट्रियन शासकों में मिनांडर प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया था द्वितीय सदी ईसा पूर्व में, उसी भांति कुषाण शासकों में विम कड़फिसेस प्रथम शासक था जिसने सोने का सिक्का जारी किया था। कुषाण शासकों ने अपने सिक्कों पर देवी देवताओं के चित्र अंकित कराए थे। विम कड़फिसेस ने अपने सिक्कों पर सबसे पहले शिव, नंदी और त्रिशूल के चित्रों को अंकित कराया था। इसके बाद कुषाण शासकों ने बुद्ध के चित्र भी अपने सिक्कों पर बनवाए थे। अतः हमने देखा कि सबसे ज्यादा सिक्के मौर्योत्तर काल में जारी हुए थे। कुषाणों के बाद भारत में सातवाहन वंश आता है और सातवाहन वंश के अस्तित्व में आने से सातवाहन वंशों ने भारत में सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए थे। और अपने सिक्कों, शीशे के सिक्के जो जारी करने वाले भारत में क्वेश्चन आया था कि शीशे के सिक्के भारत में जारी करने वाला कौन शासक था, तो वो था सातवाहन शासक। अब इन्होंने अपने सातवाहन शासकों ने
अपने सिक्कों पर शीशे के सिक्के तो जारी कर दिए, लेकिन देवी देवताओं के चित्रों की अपेक्षा इन्होंने वहां पर चैत्य की आकृति शीशे के सिक्के पर अंकित कराई थी। सातवाहनों के बाद में भारत में गुप्त काल आता है, जो कि सिक्कों के लिहाज से सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल था। गुप्तों के सिक्कों से कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह की जानकारी। सबसे पहले इसमें ऐतिहासिकता का भी परिचय मिलता था सिक्कों से। तो उसमें बताया गया कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह की जानकारी हमें प्राप्त होती है। दूसरा था समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की जानकारी हमें प्राप्त होती है। हमने देखा कि कुषाणों में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। यद्यपि वहां पर हमने आपको बताया था कि मिनांडर, जो कि हिंद यमन यानी बैक्टीरियन शासक था, उसने सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया था, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाला कुषाण वंश था और कुषाणों ने सोने के सिक्के जारी किए थे, जबकि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाणों ने तो सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि ग्रीक बैक्टीरियन शासक मिनांडर ने सोने का सिक्का जारी किया, यानी सोने के सिक्के का ऑर्जिन करने वाला, सोने के सिक्के को इश्यू करने वाला मिनांडर था, पहली बात। दूसरी बात, कुषाणों ने सर्वाधिक वेमकटफिशिस ने जो सर्वाधिक शुद्ध मात्रा वाला सोने का सिक्का जारी किया था, यानी मिनांडर के सोने के सिक्के में कुछ अशुद्धि थी, लेकिन कुषाणों ने उसे प्योर सोने के सिक्के में कन्वर्ट करके और सोने का सिक्का जारी किया था। अब गुप्तों ने सर्वाधिक मात्रा में यानी बहुतायत में सोने के सिक्के जारी किए थे। गुप्त काल में सिक्कों में मिलावट सबसे ज्यादा देखी जाती है। कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के काल में सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्कों पर चांदी का मुलम्मा का मतलब चांदी का पानी तांबे के सिक्के पर चढ़ा दिया जाता था। वो हमारी क्षेत्रीय भाषा में उसे मुलम्मा कहते हैं, यानी हम ब्रजवासी खंड के हैं तो उसमें हमें मुलम्मा शब्द मिलता है। तो तांबे के सिक्कों पर चांदी का मुलम्मा यानी पानी चढ़ाया गया था। गुप्तोत्तर काल में 7वीं सदी से 12वीं सदी तक सिक्कों का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहता है। यहाँ पर सिक्के बहुत कम मात्रा में पाए गए हैं, यानी गुप्तोत्तर काल में, यानी गुप्त के उत्तरवर्ती गुप्तोत्तर काल में सिक्कों का अभाव देखा गया। यानी वो काल जो है गुप्तोत्तर काल कुछ उथल पुथल का काल रहा, जिसमें शासक अपने स्थायित्व में नहीं रह पाया। इसलिए 7वीं से लेकर 12वीं सदी तक सिक्कों का कोई भी महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। यहाँ पर सिक्के बहुत कम मात्रा में पाए गए हैं। सिक्कों से यह मालूम रहता है कि सिक्के दूर तक हैं तो उस शासक का साम्राज्य भी बहुत बड़ी मात्रा में विस्तारित है। जैसा हमने बताया था कि ग्रीक बैक्टीरियन का साम्राज्य जो था इराक के बाद में अफगानिस्तान, भारत के समीपवर्ती क्षेत्र में, सीमावर्ती क्षेत्र में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तक्षशिला। कल की वीडियो में मैंने उल्लेखित किया कि तक्षशिला तक ग्रीक बैक्टीरियन ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसलिए यहाँ पर ग्रीक बैक्टीरियन का जो सिक्के मिलते हैं, इसी तरीके से सबसे ज्यादा मात्रा में ग्रीक बहुत दूर तक उसका शासन व्याप्त होता था। इसका मतलब यह है
कि साम्राज्य विस्तारण विस्तृत था। व्यापार और व्यवसाय भी बड़े पैमाने पर थे। अगर सिक्कों पर पुनः अंकित कराया जाता है सिक्के, तो इसका मतलब यह था कि एक शासक ने दूसरे शासक को विजित कर लिया और एक राजा के द्वारा दूसरे राजा पर विजय प्राप्त कर ली गई है। अगर सिक्कों को पुनः अंकित कराया है, यानी उन्हीं सिक्कों पर दूसरा शासक विजय करके अपने नाम को लिखवा रहा है, अपने देवी देवताओं के चित्र को अंकित करा रहा है, अपने चित्र को अंकित करा रहा है, तो इसका मतलब उसने उस पर विजय प्राप्त कर ली है। अगर सिक्के जमीन में गड़े हैं, तो इसका मतलब उस राज्य में शासक का अच्छी तरीके से प्रभुत्व स्थापित नहीं है। राज्य में एक अशांति का माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी धनराशि को जमीन के नीचे गाड़ दिया। अगर सिक्के जमीन में गड़े हैं, तो इसका अर्थ यह है कि समाज में अशांति व्यापक पैमाने पर व्याप्त है। अगर राज्य में शुद्ध सिक्का चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि शासक की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, वो उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं कर रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है। अगर अशुद्ध सिक्का चल रहा है, तो इसका मतलब शासक की आर्थिक स्थिति डमाडोल है। अब इसमें हम देखेंगे कि पहले तो हमें यह समझना है कि वास्तविक मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा क्या है। माना कि 10 रुपए के मूल्य का सिक्का भारत सरकार जारी करती है, तो उसमें 10 रुपए की धातु मौजूद है, तो वो शुद्ध सिक्का यानी वास्तविक मुद्रा मानी जाएगी। अगर यही सिक्का भारत सरकार जारी करती है और उसमें उस धातु के सिक्के की मात्रा 10 रुपए के नोट मतलब सिक्के में धातु की मात्रा जो है 2 रुपए की है, या 1 रुपए की है, या 5 रुपए की है, या 4 रुपए की है, तो वो सांकेतिक मुद्रा, जिसे कि हम इंग्लिश में टोकन करेंसी कह रहे हैं, वह मानी जाएगी। भारत में सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी को जारी करने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक था, और मोहम्मद बिन तुगलक को एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री भी माना जाता है। यद्यपि ये पागल किस्म का व्यक्ति था, लेकिन इसकी योजना, इसने जो 5 योजना बनाई थी वो विफल हो गई थी। इसकी वजह से इसको लोगों ने जो है उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, लेकिन वास्तविकता में ये ज्ञाता था और इसे इतिहासकारों ने एक अर्थशास्त्री कहकर भी पुकारा है। तो भारत में सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी को MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि भारत में सफल सांकेतिक मुद्रा को जारी करने वाला लॉर्ड वेलेजली था। लॉर्ड वेलेजली ने सबसे ज्यादा सांकेतिक मुद्रा को सफल बनाया था। ये लॉर्ड वेलेजली वही था जिसने सहायक संधि की थी। अब प्रश्न उठता कि सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली की आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। इन्होंने क्या किया था कि भारतीय राज्यों के साथ में, जैसे सपोज कीजिए कि A, B, C और D 4 राज्य हैं, इनसे इन्होंने सहायक संधि की। ये A राज्य के पास पहुंचे, बोले B राज्य वाला हमारा, क्योंकि A और B लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा B राज्य वाला हमारा दोस्त है, कृपया उससे न लड़िए। A वाले के पास में से B वाले के पास में गए तो B से बोले कि A वाला राज्य हमारा दोस्त है, इससे आप न लड़िए, हम दोनों के बीच में एक समझौता करा देते हैं। फिर भी अगर A वाला आपको दिक्कत दे रहा है तो आप एक काम कीजिए, हमारी एक गुप्तचर सैन्य टुकड़ी आपके पास में रहेगी, जिससे कि वहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी और वो हमें रिपोर्ट करती रहेगी, उसे आकर हम समझा लेंगे।
ये सी वाले राज्य के पास में पहुंचे, बोले ए और बी आपके विशेष दुश्मन है और हम आपकी सहायता करते हैं, इसलिए आप जो है हमारी सैन्य टुकड़ी को अपने यहाँ पर रख लीजिए। फिर ये डी वाले के पास में पहुंचे, बोले कि ए बी सी ये तीनों आपके दुश्मन है और आपको ये दबा देंगे, आपके साम्राज्य को छीन लेंगे, हम आपके पास में रहेंगे तो आपको नहीं दबाएंगे और आपके साम्राज्य को नहीं छीनेंगे, इसलिए आप जो है हमारी बात मानिए, हमारी सैन्य टुकड़ी रख लीजिए। जब सैन्य टुकड़ी रखी जाएगी तो उस सैन्य टुकड़ी पर किसका आधिपत्य होगा? अंग्रेजों का, क्योंकि वेतन कौन दे रहा है? अंग्रेज दे रहे हैं। वेतन अंग्रेज ले किससे रहे हैं? जिनके यहाँ पर वो सैन्य टुकड़ी रखी गई है, उन्होंने तो अपने खाते में ट्रांसफर कराया वेतन को, और उस वेतन को दे दिया कौन को? अपने सैनिकों को। तो स्वामी भक्ति किसके प्रति रहेगी? सैनिकों की। ऑब्वियसली जो है अंग्रेजों के प्रति रहेगी, क्योंकि वेतन भोगी वो बने हैं, वो अंग्रेजों की बदौलत बने, अंग्रेजों से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इस तरीके से जब इनने पूरा का पूरा वैली अली ने अपने मतलब फ्री में, मुफ्त में अपने सैन्य भार को राजाओं के कंधे पर डाल दिया, तो राजा के कंधे दब गए। फिर ये आया उन्हीं राजाओं के पास में, एबीसीडी राजाओं के पास में, बोला कि भाई साहब एक काम कीजिए कि आप अपनी सेना फिजूल में रखे हुए हैं, उसका क्या औचित्य है? फिजूल में आपके पास इकोनॉमिक बर्डन पड़ रहा है और आपकी सेना इतनी प्रशिक्षित नहीं है, अत्याधुनिक हथियारों से वो युक्त नहीं है, इसलिए आप एक काम कीजिए कि हमारी सेना को अपने पास में रखिए और उन्हीं को वेतन दीजिए। आप दो चार लोग जो अपने रखना चाहते हैं उन्हें आप रखिए। भारतीय शासकों के समझ में ये बात आ गई, क्योंकि वो आर्थिक बर्डन को, मतलब इकोनॉमिक बर्डन जो था, आर्थिक भार जो था, उसको झेल नहीं पा रहे थे। उन्होंने क्या किया कि वैली अली से डन बोल दिया। यही वैली अली की सहायक नीति थी, जिसके आधार पर वैली अली ने अपने साम्राज्य का विस्तारण किया था और साम्राज्य का विस्तारण करने के बाद में अपने को अंग्रेजों को भारत में और सुनिश्चित कर दिया, क्योंकि अंग्रेजी सेना का सैन्य भार का खर्चा अंग्रेजों के कंधों से उतर कर भारतीय राजाओं के कंधों पर आ गया। तो वैली अली ने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा जारी की थी, वो सबसे सफल रही। यही वैली अली की मैंने आपको सहायक संधि बताई थी और ये यही बताया था। इस तरीके से आज मैंने आपको इकोनॉमिक यानी सिक्कों के इतिहास को सबसे पहले खत्म करने का यानी समाप्त किया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को। अब आपके पास में कल से मैं एक शेड्यूल बनाऊंगा। शेड्यूल के मुताबिक मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि मैं पूरा का पूरा आपका जो सिस्टम है लेखपाल की परीक्षा का, उस सिस्टम को मैं आपको पुनः उस परीक्षा के पैटर्न को संपूर्ण रूप में मुफ्त देने का कार्य करूंगा, जो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लिखिए। जय हिंद।